प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम है दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आपकी केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो आज मैं डिस्कस करूंगा हमारे केमिस्ट्री का चौथा नंबर का वन शॉट, यानी कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व का कंप्लीट वन शॉट मैं करूंगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई बहन की इसमें मैं वन शॉट रिवीजन कराऊंगा आपको, और वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से। यानी कि इस समय मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास में कराए गए एक भी सिंगल क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है और आपको बिल्कुल दिमाग लगाकर फोकस के साथ स्टडी करनी है। पूरी क्लास में केवल वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो 2026 के लिए सबसे संभावित और छपने वाले प्रश्न होंगे। मैं बिल्कुल आपके लिए छांट कर पिछले 10 सालों का विश्लेषण करके ला रहा हूं और आपके लिए केवल और केवल मेरे प्यारे भाई बहनों को टॉपर बनाने के लिए मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूं। तो आइए डिस्कस करता हूं। हमारा जो चौथा नंबर चैप्टर है वो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ये जो चैप्टर है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। किसका है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और ये पूरे 6 मार्क्स का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का चैप्टर है। 6 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब 6 मार्क्स मुझे यहां से मिलेंगे आपको। आपके 6 मार्क्स में यहां से पक्के कर दूंगा सिंपल तरीके से। और हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, अगर आपको रिएक्शन से डर लगता है, टेंशन नॉट बॉस। इस क्लास के अंदर आपको ना, इस चैप्टर के अंदर आपको ना तो कोई न्यूमेरिकल आएगा, इस चैप्टर से ना तो कोई रिएक्शन आएगी। इससे बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और बहुत बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा क्लास में वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना बस। तो आइए डिस्कस करता हूं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? संक्रमण तत्व क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट नाम देता हूं इस क्वेश्चन को। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा आवर्त सारणी को समझा देता हूं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें मेरे पास कुछ ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं इन ब्लॉक को आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। हमारा सबसे पहला जो ये हमें एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, जो हमें खंभा दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर मेरे पास एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सिंपल तरीके से। साइड में जो खंभा दिखाई दे रहा है हमारे पास, इस कॉलम में हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सिंपल तरीके से। अब नीचे मेरे पास जो दो पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, जो लाइंस आपको दो दिखाई दे रही हैं, ये मेरे पास लेंथेनॉइड होती है और ये मेरे पास एक्टिनॉइड श्रेणी होती है। लेंथेनॉइड श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं यहां एल बना लेता हूं। एल का मतलब है लेंथेनॉइड और इस तरफ मैं ए बना देता हूं। ए का मतलब एक्टिनॉइड्स। मतलब ये दोनों जो श्रेणियां होती हैं वो एफ ब्लॉक की होती हैं। किसकी होती है? एफ ब्लॉक की श्रेणी होती हैं। मतलब एफ ब्लॉक को इस आवर्त सारणी के अंदर स्थान नहीं दिया गया है। इनके लिए दो अलग से श्रेणियां बनाई गई हैं। मतलब आवर्त सारणी से बाहर दो श्रेणियां होती हैं। किसकी? एफ ब्लॉक की। याद रखना इस चीज को। और बीच में जो इतने सारे एलिमेंट्स, इतना बड़ा आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, यही कॉलम होता है हमारा और आप सभी का प्यारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये मेरे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इसमें होते हैं, इसमें मेरे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और बीच में मेरे पास डी ब्लॉक के, और नीचे होते हैं मेरे पास एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक में दो से श्रेणी होती हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से, मैं आशा करता हूं आपने सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो अब मैं बात करूंगा हमारा क्वेश्चन को मैं बताने से पहले मैंने इसको डिस्कस किया ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। और मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको समझ में आया होगा इतना, मैं मानता हूं मेरे को भाई बहन को बिल्कुल समझ में आ गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसे तत्व, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण का मतलब क्या होता है? संक्रमण का मतलब हमें कभी जुकाम होता है या खांसी होती है, तो संक्रमण का मतलब क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया का किसी को जुकाम है और जुकाम वाले व्यक्ति तो संक्रमित व्यक्ति है, उस संक्रमित व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को छुआ तो वो भी संक्रमित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको भी जुकाम हो गया। इसका मतलब है कि किससे हुआ? संक्रमण फैल रहा है ना, संक्रमण फैल रहा है। तो वही बोला गया है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि संक्रमण तत्व बोल दो या डी ब्लॉक तत्व बोल दो। इस साइड एस ब्लॉक, इस साइड पी ब्लॉक।
कुछ लक्षण एस ब्लॉक के आएंगे, कुछ लक्षण पी ब्लॉक के आएंगे। मतलब बोलते नहीं संगत का असर होता है, तो यही इसकी संगति का असर पड़ेगा इस पर एस ब्लॉक के भी लक्षण इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर पी ब्लॉक के भी लक्षण, इसका जो एलिमेंट्स होते हैं मेरे पास वो एस के लक्षण इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर पी के लक्षण आते हैं। मतलब इसके अंदर दोनों के लक्षण आ गए, मतलब इसके अंदर संक्रमण हो गया। तो डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं, याद रखना बहुत सिंपल तरीके से। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन अगर कोई भी तरीके से आए कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो आप ये वाला बोल रहे हैं ना, डी ब्लॉक। ये मेरे पास पूरा एक ब्लॉक होता है, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास एक डी ब्लॉक है, ये मेरे पास ब्लॉक बना है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व मिलेंगे। ये किसका ब्लॉक है मेरे पास, ये मेरे पास डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। ये यहीं पर इन्हीं को बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। इनका दूसरा नाम होता है मेरे पास संक्रमण तत्व बोल दो, या ट्रांजिशन एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। क्या लिखना है आपको कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी कक्षक में प्रवेश करता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं अथवा डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मैं आपको सिखाता हूं कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। मेरे पास क्या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर क्या होगा, n-1d, n-1d, और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी के अंदर कितने आते हैं, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो डी के अंदर हम 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद ns, तो ns, s के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो s के अंदर क्या होगा 1 से लेकर 2, एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं इसके ऊपर बेसिक क्लास जरूर लूंगा। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता, मैं बेसिक क्लास को जरूर लूंगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना है, तुरंत तैयार कर लेना है कि n-1d 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2। तो ये मेरे पास डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, वह इनके प्रमुख गुणों के बारे में बताइए। तो आप गुण के बारे में भी तैयार कर लेना। तो ये उसके कुछ प्रमुख गुण हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी को तैयार कर लेना। मैं बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपको सिखाऊंगा, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में आपको करा रहा हूं, वन शॉट के अंदर मैं क्वेश्चन वाइज वन शॉट करा रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आप क्वेश्चंस के थ्रू तैयार करते हुए चलो, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। कि हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संक्रमण तत्वों की सामान्य विशेषताएं लिखिए। जो हमारे पास संक्रमण तत्व होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा होगा कि संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण तत्व ज्यादातर धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, यानी कि लोहा जो मेरे पास है, कॉपर जो मेरे पास है, ये सभी क्या है, ये सभी मेरे पास संक्रमण तत्व, कॉपी और सभी संक्रमण तत्व ही होती हैं। जैसे कि मेरे पास लोहा है, तो लोहा क्या है, लोहा भी एक तरीके का संक्रमण तत्व होता है। अब लोहे को अगर आप उसका अगर गलनांक देखो, क्वथनांक देखो, तो बहुत ज्यादा उच्च होता है, ऊंचा होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक सामान्यतया उच्च होते हैं, ऊंचे होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि संक्रमण तत्व उन उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो संक्रमण धातुएं होती हैं, वो क्या करती हैं, एक उत्प्रेरक की भांति, एक कैटलिस्ट के थ्रू काम करती हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। उत्प्रेरक का मतलब होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब जब बीच में हम कोई लिखते हैं, जब मैं किसी अभिक्रिया को करता हूं तो बीच में जब हम किसी चीज को लिखते हैं, उस तीर के ऊपर जिस चीज को लिखते हैं उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अब
अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है वो होता है उत्प्रेरक। जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, इसीलिए ये उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। देखो जो हमारे पास संक्रमण तत्व होते हैं या इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये रंगीन आयन होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा कलर इनके अंदर होते हैं, तो कलरफुल आयंस बनाते हैं, कलरफुल यौगिक बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके जो कक्षकों में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। मतलब इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये लोग रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। तो ये भी आप तैयार रखना, जो मेरे पास संक्रमण तत्व हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं, याद रखना। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा कि यह सामान्यतया अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो देखो मेरे पास तत्व जो होते हैं वो दो तरीके के मुख्यतः गुण दर्शाते हैं, पहला अनुचुंबकीय गुण और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय गुण। जो मेरे पास संक्रमण तत्व जो होते हैं वो सामान्यतया अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो इसीलिए इनको मैं बोलता हूं ये मेरे पास अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्यों का कारण सिर्फ एक ही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। देखो रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, क्यों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो दोनों का आंसर एक ही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये भी आप तैयार रखना बहुत आसान तरीके से। पांचवा नंबर जो पॉइंट हमारा है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संकुल आयनों का निर्माण करते हैं या संकुल यौगिकों को बनाते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है K4FeCN, मेरे पास CN जो है वो 6 है, K4FeCN 6। तो इसमें जो मेरे पास Fe है, Fe मेरे पास क्या है, Fe मेरे पास संक्रमण तत्व है, Fe मेरे पास क्या है, Fe मेरे पास संक्रमण तत्व है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जो मेरे पास डी ब्लॉक तत्व है, F क्या है, F का मतलब लोहा, फेरस, और फेरस क्या होता है, फेरस एक संक्रमण तत्व होता है। तो संक्रमण तत्व लोहा है, तो इसीलिए जो फेरस है मेरा वो एक संकुल आयन बनाता है, इसलिए संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संकुल आयनों का निर्माण करते हैं। सिंपल तरीके से याद रखना। यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो मेरे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो मेरे पास संक्रमण तत्व होते हैं, वो एक स्टेबल, उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेज नहीं होती है, वो बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। मतलब वो विभिन्न तरीके की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब आपको साथ साथ है कि बिल्कुल कि वो +2 +3 +3 +4 +5 +7 तक उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जाती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो सिंपल तरीके से याद रखना। छठवां नंबर पॉइंट भी। सातवां नंबर पॉइंट क्या है कि ये धातुओं के समान चालकता प्रदर्शित करते हैं। जो धातुएं मेरे पास होती हैं उनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर प्रतिरोध बहुत कम होता है, चालकता उनकी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सामान्यतः सभी धातुएं ही होती हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः सभी धातुएं होती हैं, इसलिए इनकी चालकता भी बहुत उच्च होती है, धातुओं के समान चालकता होती है। सिंपल तरीके से याद रखना। और हाँ, केवल एक पॉइंट मेरा तैयार रखना, जो मेरे पास जिंक होता है, मेरे पास क्या है, मेरे पास जिंक मेरे पास कैडमियम, मेरे पास मरकरी, मेरे पास जो जिंक है, कैडमियम है और मेरे पास मरकरी है, ये संक्रमण धातुएं नहीं होती हैं। याद रखना, बस इस पॉइंट को तैयार रखना कि जो मेरे पास जिंक हो गई, कैडमियम हो गई, मरकरी हो गई, ये संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण धातुएं नहीं है। बस अब मैं बढ़ता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा तीसरा और चौथे नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और बिल्कुल मजे से पूरे क्लास में कंप्लीट वन शॉट को अटेंड करना है। मैं वादा करता हूं पूरे 6 के 6 नंबर आपके मुट्ठी में कर दूंगा। तो आइए डिस्कस करता हूं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं। मतलब जो संक्रमण तत्व होते हैं वो ज्यादातर अनुचुंबकीय होते हैं। तो अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, इस क्यों का कारण हमें बताना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और जैसे जैसे मैं आंसर लिख रहा हूं बिल्कुल सेम आपको ऐसे ऐसे आंसर लिखना है। और आपकी कॉपी पर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके PDF भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो आपको क्या करना है, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण पूरा जो रीजन है
वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी यौगिक को रंगीन बनाते हैं, वही किसी भी यौगिक को अणुचुंबकीय गुण द्वारा दर्शाते हैं। जो संक्रमण तत्व होता है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कोष में, डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या है कि डी उपकोष जो होता है वो अपूर्ण रूप से भरा होता है, पूरा भरा नहीं होता। इसीलिए कोई डी ब्लॉक तत्व जो है अगर वो पूरी तरीके से भरा हुआ है तो वो डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व है ही नहीं, वो अणुचुंबकीय गुण दर्शाएगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहली शर्त होती है कि कोई भी संक्रमण तत्व हो वो उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो अणुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, सिंपल तरीके से। अब हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयनों का निर्माण क्यों करते हैं। जो मेरे पास संक्रमण तत्व होते हैं, जो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर मैं बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप सिंपल तरीके से यहां लिख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। या फिर क्वेश्चन अगर थोड़ा लॉन्ग में आए, थोड़ा बड़ा होके आए, तो आपको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा अपना आंसर। कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे। कैसे, इसमें क्या करना है कि संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। इसका कारण यह है कि संक्रमण धातु आयन जो होते हैं, जो संक्रमण धातुओं के जो आयन होते हैं, उन पर जब प्रकाश पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो अपूर्ण कक्षक जो होते हैं, तो अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अवशोषित करके, मतलब जो मेरे पास संक्रमण तत्व होते हैं उनके जो आयन होते हैं वो प्रकाश के ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिस कारण से जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। दूसरा रीजन इसका, तो आप दोनों कारणों को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेरे पास कोई धातु आयन है, कोई धातु आयन है किसका, संक्रमण तत्व का, जब उसमें श्वेत प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, तो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है, जिस कारण से ये रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया है। तो आपको जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको संक्रमण तत्व बताए, संक्रमण तत्व के गुण बताए, अणुचुंबकीय लक्षण बताए, मैंने आपको रंगीन आयनों का निर्माण क्यों होता है ये बताया। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, बहन। अब मैं बात करूंगा हमारे बेहतरीन आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार क्यों करते हैं। जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या उसकी दर को घटा देना, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो आप उत्प्रेरक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार क्यों करते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है कि संक्रमण तत्व व उनके यौगिक, जो हमारे पास संक्रमण तत्व हैं या उनके कंपाउंड्स जो हैं, वो उत्प्रेरक की भांति गुण दर्शाते हैं। क्यों गुण दर्शाते हैं, इसलिए कि जो रिक्त डी उपकोष, जो रक्त डी उपकोष वह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो उत्प्रेरक की भांति व्यवहार इसलिए करते हैं कि मेरे पास जो संक्रमण तत्व है उनका जो डी उपकोष होता है वो खाली होता है, रिक्त का मतलब खाली है, और दूसरी चीज उनके अंदर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है। तो दो कारणों के कारण, पहला रिक्त डी कक्षक और दूसरा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, इन दो कारणों के कारण हमारा जो संक्रमण तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक की भांति बड़े तरीके से व्यवहार करते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बस 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है कि उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं जो रिक्त डी कक्षक, जो रिक्त और डी उपकोष की उपस्थिति वह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है कि संक्रमण आयन डी उपकोष से, संक्रमण आयन जो होते हैं वो डी उपकोष से कम ऊर्जा वाले अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं। तो ये मेरे पास क्या बनाते हैं, ये जो बात सुनो क्या होता है इसमें, कि इसमें जो होता है कि डी उपकोष से कम ऊर्जा वाले जो भी अभिकारक होते हैं, जो डी उपकोष होता है उससे कम ऊर्जा वाले जो अभिकारक होते हैं उनसे अभिक्रिया करके ये मध्यवर्ती संकुल बनाता है। और मध्यवर्ती संकुल बनेगा, इसीलिए ये क्या करते हैं, इसीलिए ये
उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको बेहतर तरीके से लिखना है आपके एग्जाम्स में। बिल्कुल इतना अगर आप लिख दोगे तो आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। अगर कभी पूछ लेगा वो रंगीन आयनों के बारे में, कभी पूछ लेगा वो तो प्रेरकी गुण के बारे में, और कभी पूछ लेगा आपको अनुचुंबकीय गुण के बारे में, तो यहीं से क्वेश्चन बनने तय होते हैं। अब बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और हमारे 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सेट में आया था। तो क्या हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसे कहते हैं। दोबारा से सुनो कि अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, अंतराकाशी यौगिक को समझने से पहले आप बिल्कुल एक चित्र पर ध्यान दोगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ बड़े बड़े आकार के परमाणु हैं। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ बड़े आकार के परमाणु हैं और परमाणुओं से मिलकर ही अणु बनते हैं, तो ये याद रखना। तो ये मेरे पास बड़े आकार के परमाणु हैं। ये क्या है मेरे पास बड़े बड़े आकार के परमाणु हैं और इन परमाणुओं के बीच में खाली स्थान है। ये जगह बची हुई है ना, ये जगह बची हुई है। इस जगह के अंदर छोटे छोटे आकार वाले परमाणु आ जाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं छोटे छोटे आकार वाले परमाणु स्थापित हो जाते हैं, और ये अंतराकाशी स्थल इसको बोलते हैं। और अंतराकाशी स्थल में छोटे आकार के परमाणु आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो इस यौगिक को अब हम क्या बोलेंगे, इस यौगिक को हम बोलेंगे अंतराकाशी यौगिक या इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में, और इनकी जो क्रिस्टल जालक आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एक क्रिस्टल जालक है, कि वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थल, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अंतराकाशी स्थल था, ये मेरे पास अंतराकाशी स्थल था। यहाँ पर अंतराकाशी स्थल में छोटे आकार वाले परमाणु आ जाते हैं, छोटे आकार वाले परमाणु स्थान ग्रहण कर लेते हैं और जिसे अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। और ये मेरे पास जो बना है कंपाउंड, इस कंपाउंड को ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड या अंतराकाशी यौगिक। आप सिंपल तरीके से समझ पाए होंगे। दोनों क्वेश्चन को मैंने बहुत बिल्कुल बेहतरीन लैंग्वेज में सिखाया और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, और प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आपको डी और एफ ब्लॉक के कंप्लीट एलिमेंट्स के बारे में मैं स्टडी कराऊंगा। अब मैं बात करूंगा हमारे एफ ब्लॉक के बारे में। मैंने डी ब्लॉक पर कंप्लीट आपको बता दिया है कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनके गुणों के बारे में, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण मैंने बता दिया आपको, अनुचुंबकीय गुण, उसके बाद मैंने आपको बताया हमारे रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, उत्प्रेरकी गुण के बारे में बताया, और अब मैं बताऊंगा आपको हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पर। एफ ब्लॉक का तत्व बोल दो या हम बोल सकते हैं इनको अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अंतरा संक्रमण तत्व बोल दो या हम एफ ब्लॉक के तत्व बोल दो, एक ही बात होती है। हमारे पास ये आवर्त सारणी है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, जिसमें मेरे पास ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं, ये मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है या संक्रमण तत्व हैं। मैं संक्रमण तत्वों के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब लास्ट में मेरे पास ये दोनों जो हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक के तत्व है मेरे पास ये दोनों। और ये दोनों मेरे पास पहला जो है, पहला मेरे पास लैंथेनॉइड श्रेणी है। एफ ब्लॉक के अंदर दो श्रेणियां होती हैं, याद रखना। कौन कौन सी श्रेणी, पहली होती है मेरे पास लैंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी मेरे पास होती है एक्टिनॉइड श्रेणी। दोनों श्रेणियों को आप तैयार रखना, ठीक है। तो इस श्रेणी के अंदर आपको 14 तत्व मिलेंगे लैंथेनॉइड के अंदर, और एक्टिनॉइड के अंदर भी आपको 14 तत्व मिलेंगे। और लैंथेनॉइड को हम बोलते हैं 4F श्रेणी, 4F श्रेणी, और एक्टिनॉइड को हम बोलते हैं 5F श्रेणी। इस चीज को भी याद रखना, जो मेरे पास लैंथेनॉइड है उसको 4F श्रेणी और एक्टिनॉइड को हम 5F श्रेणी, और दोनों के अंदर हमें 14 तत्व मिलेंगे। ये हमारे पास होते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा इन दोनों के बारे में। तो इनको हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः का मतलब नीचे, संक्रमण तत्व का मतलब जो संक्रमण तत्व से नीचे हो, अंतः संक्रमण तत्व का मतलब जो संक्रमण तत्व से नीचे हो, इनको ही बोलेंगे एफ ब्लॉक तत्व या अंतः संक्रमण तत्व। तो क्या है मेरे पास कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब हम ब्लॉक वाइज तत्वों को तब बांटते हैं जब उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में जाता है। अगर एस उपकोष में जाएगा तो एस ब्लॉक का होगा, डी उपकोष में जाएगा तो डी ब्लॉक का होगा, अगर एफ ब्लॉक में जाएगा तो अगर एफ उपकोष में जाएगा तो एफ ब्लॉक का होगा। तो वही बोला जा रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है, इसलिए ये अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं या एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल दो या इनको अंतः संक्रमण तत्व बोल दो, एक ही बात होती है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। तो मेरे पास अंतः संक्रमण क्या होता है,
तत्व क्या होते हैं मैंने बता दिया। अब बोला जा रहा है कि इनका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये हमें बताना है। तो सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखना आप लोग संक्रमण तत्वों का, जैसे मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही याद रखना है अंतः संक्रमण तत्वों का। तो इसमें क्या होगा मेरे पास, इसमें मेरे पास होगा N-2F। F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। तो 1 से लेकर इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। कोमा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास N-1D। N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N-D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 से मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन तक भरा जाएगा। और NS में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NS से मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, N-2F 1 से 14, N-1D 0 से 1, NS2। ये मैंने आपको बताया हमारे अंतः संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो, और आपने बहुत आसान तरीके से इसको तैयार भी कर लिया है। अब मैं बात करूंगा हमारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट के बारे में, और इनके जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके प्रमुख गुणों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं बात करूंगा हमारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों के बीच में विभिन्न अंतर। तो आपको अंतर वाले क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, वो भी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर बताना है आपको। आइए, आपको 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और आपको मैं केवल और केवल 4 अंतर बताऊंगा। आप अपने हिसाब से कोई 3 अंतर वहां पर लिख देना। तो आइए डिस्कस करता हूं। हमारा पहला जो अंतर होगा, पहले इस साइड हम लिखेंगे लेंथेनॉइड और दूसरी साइड हम लिखेंगे एक्टिनॉइड। सिंपल तरीके से वही मैं बता चुका हूं, लेंथेनॉइड में 14 तत्व होते हैं, एक्टिनॉइड में भी 14 तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक के नीचे जो पंक्तियां होती हैं, छेदित पंक्तियां, उनको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। सिंपल है। लेंथेनॉइड में कितने तत्व होते हैं, इसमें 14 तत्व होते हैं, इसमें भी 14 तत्व होते हैं। सिंपल तरीके से ये एक समानता इन दोनों के अंदर है। दूसरा कि इन्हें दुर्बल मृदा धातुएं कहते हैं, किसको, जो हमारे पास लेंथेनॉइड है इसको दुर्बल मृदा धातु कहते हैं। वहीं एक्टिनॉइड्स को भी हम दुर्बल मृदा धातु कहते हैं। लेकिन आपको ये तैयार रखना है, ये वाला आप अंतर नहीं लिखेंगे, वहां पर आप इसमें लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि ये 7वें आवर्त के तत्व होते हैं। मतलब जो मेरे पास एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड मेरे पास 7वें आवर्त का तत्व होता है। वहीं मेरे पास जो लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड मेरे पास 6वें आवर्त का तत्व है, मतलब 6वें आवर्त का तत्व है। तो ये याद रखना, लेंथेनॉइड मेरे पास 6वें आवर्त का तत्व है और एक्टिनॉइड्स मेरे पास 7वें आवर्त का तत्व है, याद रखना। उसके बाद इनमें केवल एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। जो मेरे पास लेंथेनॉइड है, उस लेंथेनॉइड में केवल अकेला एक लेंथेनॉइड में केवल अकेला एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। वहीं मेरे पास एक्टिनॉइड में क्या होता है कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें सभी तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसमें जो परमाणु क्रमांक स्टार्ट होता है वो 90 से लेकर 103 के बीच में होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास 58 से लेकर 71 के बीच में होते हैं। यानी कि मतलब सीरियम से लेकर मेरे पास ल्यूटेटियम तक क्या होते हैं, लेंथेनॉइड होते हैं। तो आपने 4 अंतर दोनों के बीच में देख लिए, लेकिन आपके एग्जाम में केवल 3 अंतर लिखने को आएंगे, आप लिख देना बेहतरीन तरीके से। अब हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनॉइड संकुचन के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे डिमांडिंग एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है लेंथेनॉइड संकुचन। आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है लेंथेनॉइड संकुचन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि ये होता क्या है। आपको यहां पर से क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आ सकता है। तो क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन की, लेंथेनॉइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या जो होती है या परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती चली जाती है। आकार में होने वाली कमी की घटना को ही हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, क्या मेरे पास परमाणु क्रमांक जो है, मेरे पास अगर परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक अगर बढ़ रहा है तो मेरे पास त्रिज्या जो है, जो मेरे पास रेडियस है वो घट रही है, त्रिज्या घट रही है। क्यों घट रही है कि मेरे पास अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर पास में आएंगे तो आकार घट जाएगा, आकार घटेगा तो त्रिज्या भी घट जाएगी, सिंपल तरीके से। तो इसमें कारण इसका क्या होता है, कारण केवल एक है, परिरक्षण प्रभाव। कारण क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव इसमें काम करता है, इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट काम करता है, याद रखना। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पूरे चैप्टर को आपको बताया और आपको समझ में भी आया होगा, मैं आशा करता हूं इस चीज की। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वन शॉट में, तब तक के लिए आप पढ़ाई को करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।